हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का रविंद्राज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप पर स्वागत है। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि आज आपका जीएस एनसीईआरटी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये जो आपके टेस्ट नंबर 1 आपके, ठीक है, टेस्ट नंबर 1, ठीक, जो आपके 1 नवंबर को हुआ था, आज उसका होगा आपके लाइव डिस्कशन। लाइव डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले तो हम आपको एक बार इस टेस्ट सीरीज के बारे में और बता दें, जो भी नए लोग इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए। ये जो आपके ऑल इंडिया जीएस एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट की गई है, ठीक, 6 से लेके 12 तक की आपके एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है आपके ये टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपको आईएएस और स्टेट पीसीएस और जुडिशरी के प्रीलिम्स एग्जाम, इसके अलावा सीडीएस और सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जीएस के आते हैं, ठीक है, उनके संदर्भ में आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल स्किल डेवलपमेंट और जो टेक्निकल आपके इश्यूज आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उन सारे आपके इश्यूज को आपसे परिचित कराएगी आपके ये टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपके सिर्फ नॉलेज का ही ध्यान नहीं रखा जाएगा। इस पूरी टेस्ट सीरीज के दौरान आपको ये भी समझाया जाएगा कि नॉलेज के अलावा भी ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके एग्जाम हॉल में काम करती हैं। ठीक है, आपको नॉलेज है, आप क्वेश्चन सही कर लेंगे, लेकिन फिर भी नॉलेज होते हुए भी हर पर्सन सिलेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं उस पर्सन के द्वारा आपके कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो इन मिस्टेक्स पर भी हम बीच बीच में आपके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम हॉल में आपके ह्यूमन एरर यानी कि आपके मानवीय त्रुटि या मानवीय गलती, ये एक बहुत कॉमन एरर है। इसकी वजह से आप 100 क्वेश्चन के पेपर में से 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा गलत करते हो, तो ह्यूमन एरर को कैसे कंट्रोल करना है। इसके बाद आपके क्वेश्चन में आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी के आधार पर आपके सही क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, किसमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसके अलावा आपके एलिमिनेशन मेथड कैसे लगानी है, कि कई बार हम किसी भी आंसर को नहीं जान रहे, ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी हम आपके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपके क्वेश्चंस में प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से बनाना है। तो इन सारे पहलुओं को भी हम इस पूरे टेस्ट सीरीज के डिस्कशन में धीरे धीरे आपके समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको एक ओवर क्रोनोलॉजी डिस्कस करेंगे इस टेस्ट सीरीज के डिस्कशन से पहले, फिर उसके बाद हम इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस उठाएंगे। क्रोनोलॉजी को डिस्कस करने के पीछे रीजन आपके ये है कि अगर इस क्रोनोलॉजी को हम आपके सामने डिस्कस कर देंगे, ठीक है, तो क्रोनोलॉजी को डिस्कस करने से आपके सामने प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको एक बार रिकॉल हो जाएंगी सारी चीजें, और उसके बाद में आप इस डिस्कशन को बड़े ही बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक फास्ट ट्रैक क्रोनोलॉजी डिस्कशन होगा सबसे पहले। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं आपकी इस क्रोनोलॉजी डिस्कशन पर। इस क्रोनोलॉजी डिस्कशन से पहले आप लोगों का अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए आप फटाफट। ठीक है, कोई भी आपके डाउट, कुलदीप, दिसंबर, नितेश, शिवनंदन, सागर, अर्चना, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कोई भी आपके अगर किसी का डाउट है तो आप लोग उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसमें आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट सबसे पहले तो हम एक क्रोनोलॉजी समझें आपकी कि ये टेस्ट आपके लिया कहां से गया है। इस टेस्ट में आपके हम फर्स्ट टेस्ट में आपको बताने या समझाने वाले क्या है, इस डिस्कशन को हम सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखना कि ये जो आपके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का आपके टेस्ट नंबर 1 आपके 6th क्लास की आपके एनसीईआरटी अवर पास्ट फर्स्ट और 11th क्लास की एनसीईआरटी एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत, इन दोनों से आपके उठाया गया है इस टेस्ट को। इस टेस्ट में आपके जो फोकस आपके मेजर किया गया है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सोर्स। ठीक, जैसे कि आपके सिक्के, जैसे कि आपके अभिलेख, ठीक है, जैसे कि आपके अभिलेख के बाद में आपके पांडुलिपि यानी कि आपके साहित्य यानी कि लिटरेचर, इनके ऊपर फोकस है, जनरल क्वेश्चंस। दूसरे आपके जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इस पूरे पॉइंट पे हैं स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। फिर आपके कुछ जनरल वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा, बुद्ध, जैन और महाजनपद आपके फेस से एक जनरल इंट्रोडक्शन जो आपके 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, बस वही आपके जनरल इंट्रोडक्शन से आपके यहाँ क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले तो हम आपको हिस्ट्री में एक ब्रीफ आपको महाजनपद फेज तक लेके जाएंगे कि आपके कैसे कैसे महाजनपद फेज तक आपके डेवलपमेंट हुआ था। फिर करेंगे हम इस टेस्ट को डिस्कस, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे पहले आगे। तो सबसे पहले तो अगर हम हिस्ट्री की आपके बात करें तो एक ब्रीफ में आप लोग ये समझ लो कि ये जो आपके इतिहास, आपके ये जो वर्ड है, ये इतिहास आपके दो वर्ड आपके इति और हास, इन दोनों से आपके मिलकर बना होता है। इति का अर्थ होता है ऐसा ही और हास का अर्थ होता है हुआ होगा। तो इतिहास का आपके जो अर्थ होगा वो आपके क्या होगा, ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, हिस्ट्री के अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें आपके, तो अर्लीस्ट से लेके, प्रारंभ से लेके, ठीक है, प्रारंभ से हम मनुष्य के जीवन की उत्पत्ति से लेके बात करेंगे, तो प्रारंभ से लेके आपके वर्तमान तक हिस्ट्री को हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री के सबसे पहले पार्ट को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, दूसरे आपके क्लासिफिकेशन को प्रोटो हिस्ट्री और तीसरे पार्ट को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री इतिहास का आपके वो फेज होता है, इस समय हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, नो रिटन एविडेंस, नो रिटन एविडेंस, कोई भी आपके इस समय का लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं था। ठीक है, ये जो आपके है फेज है 26 लाख बीसी से 3000 बीसी तक के बीच, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, एडी एमनो डोमिनी यानी ईसा मसीह की डेथ के बाद, ये जो आपके चरण था। ठीक है, प्री हिस्ट्री वह टाइम फेज है जब हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य आपके इतिहास का नहीं है, कोई भी लैंग्वेज इस समय आपके डेवलप नहीं हुई थी। ठीक है, यहां याद रखना कि ये ज्यादातर आपकी जो फेज है ये है आपके स्टोन एज यानी कि आपके पाषाण काल, स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। स्टोन एज यानी पाषाण काल को हम स्टोन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो फेज है जब आपके मनुष्य ने अपना एवोल्यूशन एक तरीके से शुरू किया। ठीक है, और अपने सर्वाइवल का जो ग्राउंड या आधार मनुष्य ने बनाया था वो बनाया था स्टोन यानी कि पत्थर को। ठीक है, तो इस समय जब आपके कोई रिटर्न एविडेंस नहीं था, तो इस समय के हमें आपके ठीक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है किससे, इस समय इन्होंने जो आर्म्स बनाए, हथियार बनाए, उससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इस समय के आपके जो बर्तन पॉटरीज ये बनी, इस समय से हमें यहां से जानकारी मिलती है। इस समय का मनुष्य आपकी गुफाओं में रहता था और इन गुफाओं में आपके पेंटिंग्स करता था, तो कैप पेंटिंग्स, यहां से हमें इस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक क्यों, क्योंकि रिटर्न एविडेंस तो कुछ था ही, तो पूरा का पूरा प्री हिस्ट्री आपके यहाँ रिटर्न एविडेंस ना होने के कारण इस समय के इतिहास के बारे में जो हम जानेंगे, इस समय यूज किए जाने वाले हथियार, बर्तन और गुफाएं या कैप पेंटिंग्स के आधार पर। अब प्री हिस्ट्री के बाद में दूसरा फेज आपके प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वह फेज है यहाँ रिटर्न एविडेंस तो मौजूद है, मतलब लैंग्वेज तो डेवलप हो गई है, स्क्रिप्ट तो बन चुकी है, लेकिन इस स्क्रिप्ट को आज तक रीड नहीं किया गया है, इस स्क्रिप्ट को आज तक रीड नहीं किया गया है। और यही आपके ठीक प्रोटो हिस्ट्री का फेज कहलाता है, या इस समय हम पढ़ेंगे क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। यहां आपकी इस सभ्यता में स्क्रिप्ट बन चुकी थी, रिटर्न एविडेंस है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक, इसे हम चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन यानी कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी आपके जानते हैं। ये वो फेज है जब मनुष्य ने मेटल का यूज करना आपके शुरू कर दिया था। ये फेज 2350 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, इस समय का आपके फेज है, यानी आज के फेज से 4500 साल पहले की बात है ये। ठीक, कंटिन्यूअस हिस्ट्री, इसी कंटिन्यूअस हिस्ट्री को हम सामान्य भाषा में आपके एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न में जैसे बांट देते हैं। ये वो फेज है जहां से हमारे पास रिटर्न एविडेंस, लिटरेचर अवेलेबल है और इसे हम पढ़ चुके हैं, इसे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, शुरुआत इसकी होती है आपके वैदिक एरा या वैदिक कल्चर से। वैदिक कल्चर का हमारे पास जो लिटरेचर सोर्स है वो है आपके ऋग्वेद, द ओल्डेस्ट रिटन लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का आपके सबसे पुराना आपके रिटन लिटरेचर ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के बाद दूसरा लेटर वैदिक एरा, जहां आपकी सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद आपके आए। उसके बाद आपके महाजनपद आपके फेज, इस समय तक आपके ठीक कई आपके लिटरेचर आ चुके थे। महाजनपद फेज के आते आते तक बुद्ध साहित्य, जैन साहित्य और कई विदेशियों के आपके साहित्य यहां आना आपके शुरू हो गए थे। फिर आपके मौर्य, गुप्ता, ठीक है, इसी तरीके से हम आगे क्रोनोलॉजी में बढ़ते चलेंगे।
तो ये हमने देखा आपके यहां, ठीक है। अब यहां अगर हम आपके और थोड़ा सा जाएं आपके प्री हिस्ट्री में हमने आपको क्या बताया, स्टोन एज। अब हम ये देखेंगे कि आपके एक मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आपके आया गया, यानी कि जो आपके अफ्रीका के अंदर आपके जो सबसे पहला आपके मनुष्य मिला, तो ये आपके कैसा था, एक हंटर यानी कि एक शिकारी मनुष्य था। ये शिकारी मनुष्य आपके रातों रात आपके इस महाजनपद भेज यानी कि नगरीय सभ्यता तक कैसे पहुंचा, इस पूरे एवोल्यूशन को हम आपके समझेंगे, ठीक है, जिससे कि पूरी एक पिक्चर आपको क्लियर हो। फिर उसके बाद में हम पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतिहास में प्री हिस्ट्री आपके, ठीक, प्री हिस्ट्री से रिलेटेड कौन सा फेज था, स्टोन एज। ये वो फेज था जब मनुष्य ने अपने सर्वाइवल का आधार आपके बनाया था, किसको, स्टोन यानी कि आपके पत्थर को, स्टोन यानी कि आपके पत्थर को। अब यहां याद रखना, स्टोन एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुरापाषाण, पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण, मेसोलिथिक और नवपाषाण आपके नियोलिथिक। पुरापाषाण या पैलियोलिथिक फेज आपके कौन सा फेज है, सबसे पहले तो हम ये समझे, विश्व में आपके ये जो फेज था ये 26 लाख बीसी से लेके आपके 10,000 बीसी तक का फेज है, ठीक है। लेकिन भारत में आपके इस फेज के जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच के, 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच के। ये जो आपके फेज है आपके पैलियोलिथिक फेज, ये पूरा का पूरा फेज आइस एरा से आपके रिलेटेड फेज है, आइस एरा आपके यानी कि हिमयुग। अब इस फेज के बारे में समझना कि ये जब हमने मनुष्य के अध्ययन शुरू किए तो ये फेज कैसा था, आइस एरा। पूरी पृथ्वी पर बर्फ की मोटी मोटी आपकी चादरें जमी थी। अब क्वेश्चन आपके सामने ये आया कि प्रारंभिक मनुष्य शिकारी क्यों था, उसने खेती करना क्यों नहीं सीख लिया। तो आप ये बताओ कि प्रारंभिक मनुष्य का जब आपके ओरिजिन हुआ तो वो आइस एरा यानी हिमयुग के फेज में था, जब पूरी पृथ्वी पर आपके बर्फ की मोटी मोटी चादरें जमी हैं। तो खेती करेगा कहां, मिट्टी चाहिए खेती करने के लिए, हल चलाने के लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी के ऊपर जमी थी बर्फ, तो खेती तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये मनुष्य खेती करना नहीं सीखा, ठीक है। तो ये जो आपके मनुष्य था ये डिपेंड था हंटिंग, शिकार के ऊपर। अब यहां आपके क्या होता था कि आपके हंटिंग के ऊपर डिपेंड था। यहां का जो आपके मनुष्य था ये आपके शिकार की खोज में आपके दूर दूर तक घूमता, ठीक है। अब यहां आपके जो शिकार था आपके, उस शिकार को अब ये मार लेते थे तो आइस एरा था, ठंडा युग था। ठंडे युग में शिकार खराब नहीं होता था, लंबे समय तक वो रखा रहता था। तो इस समय का आपके जो मनुष्य था एक तो शिकारी था और एक खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक। तो इस समय का आपके जो मनुष्य है वो आपके शिकारी और खाद्य संग्राहक आपके ये दोनों हैं, ठीक है। अब यहां याद रखना कि शिकारी और खाद्य संग्राहक मनुष्य था। दूसरा आपके ये खाद्य संग्राहक इसलिए भी था कि कई बार इतनी बर्फ आपके पड़ती थी कि जीव जंतु भी आपके गुफाओं में चले जाते तो मनुष्य को मिलते नहीं थे। तो ये लंबे समय के लिए फूड को कलेक्ट करके रखने वाला था। अब इस समय अगर हम आपके देखें तो अब ये जो आपके मनुष्य है ये घुमक्कड़ टाइप का मनुष्य था, ये शिकार की खोज में घूमता रहता था। तो ये स्थायी आवास कभी नहीं बनाएगा इस समय का मनुष्य। इसको जहां आपकी गुफा मिल गई गुफा में रह गया, पेड़ की डाल मिल गई पेड़ की डाल पर हो गया। तो ज्यादातर ये वो मनुष्य थे आपकी जो केव यानी कि गुफा में आपके रहते थे, ठीक। यहाँ बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता। तो इस समय की आपकी ज्योग्राफी ऐसी थी कि इस ज्योग्राफी ने यहाँ के मनुष्य को ऐसा बना दिया। अब इसके बाद में इस पैलियोलिथिक फेज को हम 3 फेज में बांटते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और हायर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक 26 लाख बीसी से 50,000 बीसी, ये पूरा आइस एरा का फेज था। मिडिल पैलियोलिथिक 50,000 बीसी से 40,000 बीसी और हायर पैलियोलिथिक 40,000 बीसी से 10,000 बीसी। अब यहां याद रखना कि इस हायर पैलियोलिथिक के आते आते तक होमो सैपियंस का जन्म हो चुका था, एडवांस ह्यूमन यानी होमो सैपियंस, जिसकी आईक्यू लेवल बहुत आपके ज्यादा थी। अब आगे का जो आपके इवोल्यूशन होगा वो होमो सैपियंस करेगा, ठीक है। इस समय तक आपके मनुष्य फायर की खोज कर चुका था, यानी कि आग की। फायर की खोज कहां कर चुका था, ये आपके पैलियोलिथिक फेज तक। तो यहां इस समय के मनुष्य के जहां भी एविडेंस यानी कि प्रमाण मिलेंगे, ये कहां मिलेंगे, गुफाओं में मिलेंगे, लाइक भीमबेटका, ठीक, गुफाओं के अंदर ही मिल सकते हैं, लाइक कुरनूल, ठीक है। तो जितने भी आप ये नाम सुनोगे ये सब गुफाएं हैं, ये केव हैं, क्योंकि खुला में तो प्रमाण मिलेंगे नहीं, इस समय के मनुष्य तो रहेगा नहीं ठंड में खुले में, ठीक। तो जितने भी आपके पैलियोलिथिक फेज के प्रमाण मिले होंगे ये सब गुफाओं में मिले होंगे, ठीक है।
अब यहां इसके बाद में आपके दूसरा फेज आता है मीसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण। मीसोलिथिक आपके ये जो फेज है इसके बारे में याद रखना 10,000 बीसी से आपके 6,000 बीसी का आपके फेज था। ये वो फेज था मीसोलिथिक फेज आपके जब आइस एरा समाप्त आपके हो रहा था। आइस एरा समाप्त होगा और टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा था। जब टेम्परेचर आपके बढ़ेगा तो आइस जो होगी वो पिघलेगी, आइस जो होगी वो पिघलेगी। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आइस जो होगी आपके वो पिघलेगी, आइस पिघलेगी यानी ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स के पिघलने से रिवर्स बनेंगी और जब इन रिवर्स का फ्लो होगा तो रिवर्स चट्टानों को काट के सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेंगी और ये बनाएंगी प्लेन्स। यहां आके आपके निर्माण होगा किसका, रिवर्स के द्वारा प्लेन्स का, और प्लेन्स का निर्माण हुआ, धूप आना शुरू हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशन एग्रीकल्चर के फेवर में चली गई और यहां मीसोलिथिक फेज के आते आते तक एग्रीकल्चर आपके शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहां ट्रांजिशन फेज है, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है लेकिन आपके मनुष्य सीखना शुरू कर देगा, एग्रीकल्चर यहां सीख जाएगा। यही आपके एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन की आपके शुरुआत होना हो जाएगी शुरू, और डॉग यानी कि कुत्ते जैसे आपके पशुओं का मनुष्य पालन करना शुरू कर देगा। अब यहां आपके ये क्लाइमेट चेंज के दौरान न्यू फ्लोरा एंड फौना। अब यहां क्या होगा, जब आपके पैलियोलिथिक फेज था यहां के आपके वेजिटेशन और एनिमल अलग थे। मीसोलिथिक फेज में आके यहां जो आपके जानवर आएंगे ये छोटे जानवर आएंगे, लाइक हिरण, लाइक खरगोश। तो यहां आपके क्या होगा कि यहां आपके जो पुरा पाषाण फेज में जो जानवर थे ये भारी यानी बड़े जानवर थे। इन बड़े जानवरों को मारने के लिए आपके बड़े बड़े पत्थर चाहिए थे, तो यहां मैक्रोलिथिक टूल्स का यूज करेगा मनुष्य। लेकिन यहां जब हम आएंगे तो जानवर आपके खरगोश और हिरण जैसे ये जो जानवर आपके होंगे ये तेजी से भाग जाते हैं, तेजी से आपके भाग गए तो अब बड़ा पत्थर तो फेंक नहीं सकते आप, तो अब छोटे पत्थर के टूल्स बनेंगे आपके। और यहां आपके मनुष्य आपके इस मीसोलिथिक फेज में मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी मतलब भाला, हाथ से फेंक के मारना। ठीक है, अब यहां ये जो आपके हिरण और खरगोश जैसे जानवर होंगे ये मनुष्य को देख के झाड़ियों में छुप जाएंगे, मनुष्य तो देख नहीं पाएगा झाड़ियों में। ठीक, तो मनुष्य अपना दोस्त बनाएगा कुत्ते को। कुत्ते की स्मेल पावर आपके बड़ी तेज होती है, ये शिकार को पकड़ने में मनुष्य की मदद करेगा, तो यहाँ कुत्ते को आपके क्या बनाएगा, ये अपना दोस्त बनाएगा। तो ये पहला पालतू पशु आपके होगा। ठीक है, इसके बाद में आपके ये ट्रांजिशन फेज था आपके, एक तरीके से ये कैसा फेज हुआ, ट्रांजिशन फेज। इस ट्रांजिशन फेज के बाद अब आपके जो फेज आएगा नियोलिथिक 6000 बीसी से 3000 बीसी। अब इस समय की जो प्लेस जितनी भी साइट न्यूलिथिक की आपके मिली होंगी उनकी कॉमन विशेषताएं क्या होंगी। नव पाषाण काल या न्यूलिथिक में आते आते तक मनुष्य एग्रीकल्चर सीख गया। एग्रीकल्चर के लिए जरूरत पड़ती है एनिमल हस्बेंड्री की, एनिमल हस्बेंड्री। तो मनुष्य आपके पशुपालन भी इस समय सीखेगा। ठीक है, गाय बैल भैंस ये भी चाहिए एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि एग्रीकल्चर करना है, सामान को ढोना है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर करना है तो फसल की रखवाली करनी है, तो परमानेंट रेजिडेंस स्थायी आवास। ठीक है, एग्रीकल्चर अगर आपके करना है तो यहाँ क्या होगा, जो आपके गेहूं दाल चावल जो आया है उसको बर्तनों में रखेंगे, तो यहाँ मृद भांड यानी कि पॉटरीज का निर्माण आपके शुरू होगा। अब खेत से घर तक जब आपके फसल लानी है तो जानवरों पे पहले लाद के लाते थे। अब आपके किसी के पास 2 बैल हैं, ज्यादा फसल लानी है तो मनुष्य दिमाग लगाएगा, दिमाग लगाएगा तो यहाँ ओरिजिन करेगा ये सीधा व्हील पहिए का, जिससे कि गाड़ी बन जाए और 2 बैल पूरी गाड़ी लेके घर तक चले आए। ठीक, और देखते ही देखते आपके यहाँ डेवलप हो जाएगी एक रूरल सिविलाइजेशन यानी कि ग्रामीण सभ्यता। तो हम आपके यहाँ देखते क्या है, प्री हिस्ट्री के अंदर अगर हम आपके देखें तो पैलियोलिथिक फेज में जो मनुष्य आपके शिकारी मनुष्य था, जो खाद्य संग्राहक मनुष्य था, जो गुफाओं में रहता था, ठीक है, वो मनुष्य आपके नियोलिथिक फेज तक आते आते एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, परमानेंट रेजिडेंस, पॉटरीज और रूरल सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब यहां जैसे ही आपके ग्रामीण सभ्यता का आपके विस्तार हुआ, पूरी फेज आपके चेंज होगी। ठीक है, अब यहां से आपके दूसरा फेज स्टार्ट होगा, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री आपके इतिहास का वो फेज है जहां रिटर्न तो है एविडेंस, लेकिन उस एविडेंस को रीड नहीं किया जा चुका है। इससे रिलेटेड फेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपके सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नियोलिथिक फेज तक मनुष्य एग्रीकल्चर करना सीख गया है और रूरल कल्चर डेवलप हो गया है।
अब यहां इस फेज में आपके क्या होगा कि मनुष्य सीख गया मेटल का करना यूज, मेटल यानी धातु का यूज करना। मेटल का यूज करना जब मनुष्य आपके सीखेगा, मनुष्य के द्वारा यूज की जाने वाली पहली मेटल कौन सी थी? कॉपर। इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को? क्योंकि यहाँ कॉपर और टिन दोनों की मिश्र धातु कांसा, ठीक है, इसका आपके क्या किया गया था? यूज किया गया था। ब्रॉन्ज का यूज, ब्रॉन्जेस सिविलाइजेशन भी इसे हम बोलते हैं। तो मेटल का जब आपके यहां यूज किया मनुष्य ने, तो अब जो आपके किसान खेत वाले जो हल होंगे वो मेटल के बनेंगे। मेटल के हल ने आपके सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा तो नई नई आपके क्या हुआ? डिमांड बढ़ना शुरू हुई। आदमी कपड़ा कब बांधता है? जब पेट भर चुका होता है, तो अब कपड़ा भी चाहिए, जूता भी चाहिए, चश्मा भी चाहिए। तो अब कपड़े, जूते, चश्मे की डिमांड आपके शुरू हुई। ये वो फेज था, अभी यहां बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। यानी कि आपके पास है चावल और आपको चाहिए गेहूं, तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसे गेहूं के बदले में चावल चाहिए। यहां जब नई नई चीजों की आपके डिमांड बढ़ी, ठीक है, नई नई चीजों की डिमांड बढ़ी तो नई नई चीजों का उत्पादन आपके हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण बढ़ा। तो यहां आपके जो वार्टर सिस्टम था वो वार्टर सिस्टम आपके कन्वर्ट आपके हो गया रातों रात करेंसी सिस्टम में। ये आपके डिमांड के अकॉर्डिंग वार्टर सिस्टम आपके करेंसी सिस्टम में कन्वर्ट हुआ और रातों रात आपके अर्बनाइजेशन आपके बढ़ गया, शहरीकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ने के पीछे रीजन आपके क्या था? इस सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ने लोगों की डिमांड को बढ़ाई, डिमांड को पूरा करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा और यहां बार्टर सिस्टम असुविधा क्रिएट कर रहा था। तो ये बार्टर सिस्टम आपके करेंसी सिस्टम में कन्वर्ट आपके हुआ और यहां आपके अर्बनाइजेशन आपके हो गया और देखते ही देखते आपके एक रूरल सिविलाइजेशन कन्वर्ट हो चुकी थी अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी सभ्यता। तो आपके नियोलिथिक फेज तक आपके मनुष्य रूरल सिविलाइजेशन में आया और कांस्य युगीन सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन में मनुष्य एक शहरी सभ्यता में आपके प्रवेश कर चुका था। ठीक है, 2350 से 1750 बीसी के बीच में आपके ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और यहां आपके इस सभ्यता का एक होता है पतन, डिक्लाइन। डिक्लाइन के रीजन आपके डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, अब यहां आपके जैसे ही ये डिक्लाइन आपके हुआ, अब यहां आपके होता क्या है? ये है भारत का आपके पार्ट, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थ वेस्ट में आपके विकास हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंध और उसकी सहायक नदियों के किनारे आपके ये विकसित हुई। तो सिंध और उसकी सहायक नदियों के किनारे जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके विकास हुआ, उसका पतन हुआ, उसी क्षेत्र में आपके ठीक इस सिविलाइजेशन के बाद में आपके आर्यन कल्चर या आर्य संस्कृति का आपके विकास होता है और यहां से हम कंटिन्यूअस हिस्ट्री के फेज में आपके क्या करते हैं? एंटर करते हैं। कंटिन्यूअस हिस्ट्री के फेज में आपके सबसे पहले आता है वैदिक कल्चर। ये टाइम था 1500 बीसी से 1000 बीसी का, इसे हम आर्यन कल्चर भी आपके कहते हैं। आर्य भारतीय मूल के नहीं थे, ये आक्रमणकारी थे, इन्वेजन किया था इन्होंने आपके भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में। इनके आपके हैबिटेट प्लेस के बारे में आपके सबसे प्रमाणित जो मत है आपके मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य सेंट्रल एशिया के आपके रहने वाले थे। ठीक है, आगे एनसीईआरटी क्लासेस में हम देखेंगे कि सेंट्रल एशिया में उस समय एक ओदनोव कल्चर आपके डेवलप हुआ करता था, वहां से आपकी विशेषताएं मिलती है आर्यों की। ठीक है, अब आपके वैदिक कल्चर का आपके सोर्स सबसे बेटर ऋग्वेद, जिसमें आपके सबसे ओल्डेस्ट रिटन लिटरेचर है आपके ये 10 मंडल, 1028 सूक्त और ये सब आपके देवताओं को समर्पित। कहां डेवलप हुआ? नॉर्थ वेस्ट, सप्त सिंधु रीजन, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही आपके इसका डेवलपमेंट हुआ। कैसी सोसाइटी थी? वैदिक कल्चर या आर्यन कल्चर एक कबीलाई समाज था और यहां एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय था। ठीक है, दूसरा इंद्र, वरुण और अग्नि जैसे आपके जो देवता थे ये प्रमुख आपके देवता थे। राजा का कंसेप्ट था, लेकिन राजा कबीले के साथ रहता था, कबीले के साथ रहता था। ठीक, बलि और भाग जैसे टैक्स आपके वॉलंटरी टैक्स होते थे, जनता की इच्छा के ऊपर निर्भर है, ये राजा को आपके देते थे। ये आगे चल के आपके मैंडेटरी टैक्स में कन्वर्ट होंगे। वर्ण था आपके यहाँ, वर्ण व्यवस्था क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये तो आप सब लोग परिचित हो। ये आपके वैदिक सिस्टम या वैदिक काल, ये यहां तक की व्यवस्था थी। अब वैदिक काल में हमने आपके देखा क्या कि ये जो कबीलाई समाज था अब ये और आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब वैदिक काल के बाद में जो अगला आपके टाइम आएगा वो आएगा लेटर वैदिक एरा।
लेटर वैदिक एरा आपके वह टाइम है जब आपके सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद आपके लिखे गए 1000 बीसी से 600 बीसी तक। वैदिक काल तक भारतीय धर्म, संस्कृति और समाज में आपके कोई भी बुराई नहीं थी, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपके सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद इनका आपके आगमन हुआ। इसके बाद आपके पुराण, ठीक, उपनिषद और आपके ठीक है जो ब्राह्मण आपके आए, इन्होंने आपके कर्मकांड, सामाजिक बुराई और धर्म में आडंबर को आपके बढ़ा दिया और इसके परिणाम स्वरूप आपके भारतीय समाज और भारतीय धर्म में आपके कई कमियां आई, जहां वर्ण व्यवस्था आपके जाति प्रथा में आपकी परिवर्तित हो गई। वर्ण आपके कर्म के आधार पर डिसाइड था और जाति आपके पिता की जाति के आधार पर डिसाइड हो गई। ये आपके यहां हुआ, ठीक है। और यहां आपके अब आपके क्या होता है, लेटर वैदिक एरा में आते ही आपके आयरन का यूज व्यक्ति ने करना सीखा और मनुष्य ने जब आयरन का यूज करना सीखा तो आयरन के हल बनने से मिट्टी में गहरी खुदाई होने लगी और यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और सरप्लस हुआ। और जब जब सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, ये आधार होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ आपके रूरल सिविलाइजेशन एक बार फिर अर्बन सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होना शुरू हुई। प्राइमरी ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों का एग्रीकल्चर, ठीक है। अब यहां याद रखना कि ये 600 बीसी के आसपास तक आते आते जब वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा में आपके परिवर्तित हो गई, जाति प्रथा जहां आपकी होगी वहां आपके क्या होगी, अनटचेबिलिटी होगी, छुआछूत होगा, ठीक है। तो जहां आपके धार्मिक आडंबर बढ़े, कर्मकांड आपके बढ़े, जाति प्रथा और आपके अनटचेबिलिटी जैसी चीजें बढ़ी, तो धर्म और समाज में सुधार की जरूरत हुई और इसी सुधार की जरूरत करने को इस फेज में आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म, कुछ नए सेक्ट्स आपके आएंगे। टोटल सेक्ट तो 63 थे इस समय के, लेकिन मेजर सेक्ट थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। अब इसके साथ ही हमने यहां देखा क्या, ये वो फेज था जब आपके रूरल सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो रही थी और यहां आपके बड़े बड़े नगरों का आपके क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। बड़े बड़े नगरों का जब यहां निर्माण होगा तो अब राजा कबीले में आपके नहीं रहेगा, राजा आपकी कबीले से अलग यानी कि बड़े महल में रहेगा। स्थायी सेना होगी, स्थायी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, टैक्सेशन सिस्टम परमानेंट होगा, जो वॉलंटरी टैक्सेशन होंगे वो मैंडेटरी टैक्सेशन में परिवर्तित होंगे। और यहां देखते ही देखते 600 बीसी के आते आते तक आपके उत्तर भारत के मैदान यानी कि गंगा, यमुना, दोआब के इस पूरे क्षेत्र में आपके कई महाजनपद या बड़े नगरों का आपके क्या होगा, निर्माण होगा। और इन्हीं आपके बड़े नगरों से एक मेजर आपके महाजनपद था कौन सा, मगध, ठीक है। तो ये आपने एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट देखा। इससे आगे का डेवलपमेंट हम अगले टेस्ट में धीरे धीरे समझेंगे। तो यहां तो हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कैसे आपके एक शिकारी मनुष्य अपना डेवलपमेंट आपके करता हुआ कहां तक पहुंचा, बड़े बड़े नगरों तक पहुंचा, ठीक है। अब इसको समझाने के पीछे हमारा उद्देश्य था कि क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्या क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में सेट हो जाए कि हम बेसिकली आपके टेस्ट में डिस्कस करने वाले क्या हैं, टेस्ट में हम डिस्कस करने वाले क्या हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे आते हैं। तो अब टेस्ट को अब हम करते हैं आपके इसमें डिस्कस। अब टेस्ट में अब हमें सिर्फ फैक्चुअल्स देखना है, कंसेप्ट हम आपको यहां तक बता चुके हैं, आगे भी यही शेड्यूल चलेगा आपके डिस्कशन का, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आते हैं अपने टेस्ट पर, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट पर अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सिंपल इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। तो आते हैं हम आपके कहां, इस डिस्कशन में एक एक करके समझना। तो सबसे पहले अब आप समझना, सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपके ये जो चारों फेज हैं, ये चारों के चारों फेज आपके रिलेटेड किससे, सरल भाषा में समझा रहे, नियोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक, ये नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है ये चारों फैक्टर, ठीक है। अब यहां आपके मैहरगढ़ की अगर हम आपकी बात करें तो ये पाकिस्तान में, हल्लूर आपके कर्नाटक में और गुफरकाल आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो यहां स्वाभाविक सी बात है, इस ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब तो एक ही बचा है जो आपके ब्रह्मपुत्र घाटी में हो सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में आपके ब्रह्मपुत्र है नहीं, कर्नाटक में है नहीं, जम्मू कश्मीर में है नहीं, तो ब्रह्मपुत्र बची कहां, सिर्फ एक दार्जिलिंग हैडी, ये है कहां, आसाम, ठीक है। तो या तो इन तीनों से आप सिंपल ये पता लगा लो कि इन तीनों में से कहीं भी ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिर्फ आपके कहां है, आसाम,
ठीक है, तो आपके दार्जिलिंग हेडिंग, ठीक, दार्जिलिंग हेडिंग याद रखना। ये आसाम में आपके ब्रह्मपुत्र घाटी पे आपके स्थित है, ठीक है। नियोलिथिक आपके एक साइट है, नियोलिथिक आपके एक साइट है, ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब हम आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके, भारत में विदेशियों के आगमन का सही क्रम, करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ फॉरेनर्स अराइवल इन इंडिया, करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ फॉलोअर्स अराइवल इन इंडिया, ठीक। एक आपके डाउट है, वैदिक एरा का प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वैदिक एरा का आपके एनिमल हस्बेंड्री है, लेटर वैदिक एरा का प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहां दूसरा याद रखना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में आपने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर वन में आपने देखा, दिख रहा है आप सही? तो क्वेश्चन नंबर वन, तो क्वेश्चन नंबर वन में आपके आंसर क्लियर हुआ। मैहरगढ़ पाकिस्तान, हल्लूर आपके कर्नाटक, गुफरकाल जम्मू कश्मीर, तो बचा क्या, दार्जिलिंग हेडिंग, दार्जिलिंग हेडिंग, पहले का आंसर आपके डी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आप, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ फॉरेनर्स अराइवल इन इंडिया। तो अगर इसकी करेक्ट क्रोनोलॉजी को अब हम आपके समझे, तो आपको सबसे पहले यहां सबसे पहले गौर से देखो, जहां आपको आर्य वर्ड दिखा है, तो संस्कृति की शुरुआत तो यहीं से हो रही है। आर्य सबसे पहले तो यही आए थे, ठीक। वैदिक कल्चर 1500 बीसी, ठीक है। अब आर्य आपके आए, तो अभी आपने कहां तक देखा था, आपने आर्य देखा, ठीक है। आर्यंस के अटैक के बाद आपने वैदिक एरा के बाद लेटर वैदिक एरा में आए, लेटर वैदिक एरा में आपके क्या हुआ। अब यहां आप समझना, आर्य जब आए भारत में आपके, तो आपके नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपकी संस्कृति डेवलप हुई। लेटर वैदिक एरा और उसके बाद में आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में आपकी सारी संस्कृतियां आपकी क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। ये आपके यहां तक हुआ। अब भारत में आपके क्या होगा कि अब जो अगला आपके अटैक होगा, जितने भी अटैक होंगे भारत में आपके, सब कहां से होंगे, नॉर्थ वेस्ट से होंगे, ठीक। एक तो ये याद रखना पूरे इतिहास में, क्यों, क्योंकि इस तरफ तो है आपके इंडियन ओशियन, इन तीन तरफ से आपके क्या है, इंडियन ओशियन, ऊपर से है आपके हिमालय, हिमालय। तो भारत में अटैक के लिए सिर्फ एक बाउंड्री थी, नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट से जो आपके सबसे पहला आपकी जो अटैक होगा, ठीक है, आर्यों के बाद जो अगला आपके अटैक होगा वो करेगा कौन, ईरानी अटैक, डेरेसियस फर्स्ट, ठीक है। अब ईरानी अटैक इसमें आपके है नहीं। डेरेसियस फर्स्ट 516 बीसी में आपके इंडिया की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पे आपके अटैक करेगा, तो इसे हटा दो। डेरेसियस फर्स्ट के बाद अगला अटैक ग्रीक अटैक, अलेक्जेंडर 322 बीसी के आसपास, तो ग्रीक अटैक आपके ये यूनान, ठीक। अब तो यहां आप हिट एंड ट्रायल मेथड सीधा लगा दो, एलिमिनेशन कर दो, क्यों, क्योंकि आर्य के बाद आपके ईरानी आए थे, डेरेसियस फर्स्ट, और इसके बाद आपके ग्रीक आए थे, यूनानी, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब हम आगे आते हैं, यूनानी अटैक अलेक्जेंडर के बाद अब आपके जो अगला अटैक होगा वो होगा यंडो यवन, यंडो यवन का अटैक आपके डेमेट्रियस करेगा आपके अटैक, और उसके बाद में आपके अगला अटैक आपके आएगा कौन, लेटर मौर्य फेज में शक, शक के बाद आपके हूण, ये आपके गुप्त काल, और इसके बाद आपके तुर्क, तुर्कों के साथ ही आपके एंशिएंट हिस्ट्री शिफ्ट कर जाएगी मिडाइवल हिस्ट्री में। तो आपके जो आंसर इसमें है बी, कौन सा ऑप्शन आपके होगा, बी, ठीक है। ये अटैक का क्रम जो आपको याद रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन समझना, दूसरे के बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, कौन सा छांटना है, यहां असत्य छांटना है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, प्राचीन काल में प्राकृतिक भाषा देश की संपर्क भाषा, ठीक है, यानी कि आपकी जो प्राकृतिक लैंग्वेज थी, आपके प्राकृतिक लैंग्वेज, ये आपके क्या थी, संपर्क भाषा थी। इसका मतलब क्या है, ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां याद रखना दूसरा पॉइंट,
आगे सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, अब सम्राट अशोक के शिलालेख केवल संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में आपके लिखे गए। ठीक है, अब आपके यहां याद रखना कि सम्राट अशोक के आपके शिलालेख की अगर हम आपकी बात करें, ठीक, तो यहां आपकी संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे बिल्कुल गए हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा ये एक पॉइंट आपके गड़बड़ करता है, ओनली। ठीक है, अब यहां ये जो आपके ओनली पॉइंट है, ये पॉइंट आपके गड़बड़ करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर सम्राट अशोक के शिलालेख हम देखें तो संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा में भी थे। ठीक है, ब्राह्मी के साथ साथ आपके अरमाइक और खरोष्ठी लिपि में भी अलग अलग जगह पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो अगर यहां हम इस ओनली वर्ड को हटा दें तो आपके ये सही है, और अगर ये ओनली वर्ड हम डाल दें तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट याद रखना। तीसरा पॉइंट याद रखना आप इसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, तीसरा पॉइंट आपके क्या लिखा हुआ है, हमारे देश का नाम हिंद इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं से संबंधित है। तो ये आपके हिंद इंडिया अरबी और फारसी भाषा, अरबी और फारसी ने नहीं दिया, ये आपके दिया है हिंद इंडिया ईरानी एंड यूनानी, ईरानी एंड यूनानी, ईरानी एंड यूनानी। ये आपके सिंधस को, आपके सिंधु को सिंधस कहते थे, ठीक, इंडू को इंडस, और इससे आपके निकला था ये इंडस। ठीक है, किसने दिया है ये हिंद इंडिया ईरानी एंड यूनानी, तो ये तो ऑप्शन सीधा सीधा आपके गलत है। ठीक, तो अब यहां आपके क्वेश्चन ये बचा कि निम्न में से कौन सा फॉल्स है, तो आपके सी तो पूरी तरह से फॉल्स है। इसमें अब आपकी स्टेटमेंट सिर्फ अगर ये केवल हट जाए, केवल, क्योंकि केवल तो गड़बड़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि अशोक के आपके शिलालेख संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में थे। लिपि की बात करें तो ब्राह्मी और खरमाष्ट, ठीक है, इनमें भी आपके अरमाइक और खरोष्ठी और ब्राह्मी इनमें आपके मिले थे। ठीक है, अब यहां केवल हटा दें तो ये पॉइंट आपके भी सही है, ये याद रखना। ठीक है, कोई डाउट आपके क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट कोई आपके? अब आते हैं इससे आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आगे समझना, नेक्स्ट अब हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 आपके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके कह रहा है कि प्राचीन आपके जो लोग हैं वो आपके नर्मदा नदी तट पे आपके रहते थे, नर्मदा नदी तट पे रहते थे। अब क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। ठीक है, नर्मदा नदी तट पे आपकी, नर्मदा कहां से बहती है ये तो आपको पता ही है, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो यहां इस तट पे आपके कई साइट्स ऐसी मिली हैं जो आपके किस फेज की है? स्टोन एज फेज की है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है आपके कि ये नर्मदा नदी तट पर आपके रहते थे, नर्मदा नदी तट पर रहते थे। दूसरा क्वेश्चन है गंगा के तट पर मगध की स्थापना हुई, ये तो और ज्यादा सही है। गंगा के तट पर यानी मगध है कहां आपके? स्वाभाविक सी बात है गंगा के किनारे, तो इसका मतलब ऑप्शन सी 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, लगभग 2500 साल पहले किस नदी के किनारे पर शहर विकसित हुए? किस नदी के किनारे पर आपके शहर विकसित हुए? तो शहर विकसित की अगर हम आपकी बात करें, ठीक है, 2500 साल पहले की अगर शहर विकसित की हम आपकी बात करें तो आपके मगध साम्राज्य आपके, इसका आपके डेवलपमेंट हुआ, यानी कि पूरे के पूरे जो शहर आपके विकसित हुए वो हुए गंगा दोआब के अंदर। तो यहां किस नदी के किनारे आप कहेंगे? गंगा। किस नदी के किनारे? गंगा। तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही आपके शहर आपके विकसित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके किस नदी के किनारे आपके शहर विकसित हुए? गंगा, गंगा रिवर के किनारे आपके शहर विकसित हुए। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में नेक्स्ट अगला याद रखना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके कहता है कि अशोक का कांधार, कांधार आपके है कहां? अफगानिस्तान।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके क्या कहता है कि अशोक का कांधार में प्राप्त अभिलेख निम्न में से किन लिपियों में आपके लिखा गया है। ठीक है, तो यहां याद रखना कि अशोक के आपके, ठीक है, इंडस के पूर्व के जो आपके अभिलेख हैं, इंडस के पूर्व के ये अरमाइक और ब्राह्मी, ठीक है, और इंडस के वेस्ट पश्चिम के जो अभिलेख हैं ये है यूनानी और अरमाइक। तो इंडस के पश्चिम में आपके आएगा कांधार यानी कि अफगानिस्तान, तो इसका मतलब यूनानी और अरमाइक के बारे में आपके ये लिखा गया है। ठीक है, यूनानी और अरमाइक। ठीक, 11th क्लास की आपके एनसीईआरटी के आपके टॉपिक 2 का क्वेश्चन है आपके ये यूनानी और अरमाइक। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपके विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर आपके क्या करें, विचार करें। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके कहता है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपके विचार करें। तो देखते हैं आपके किन कथनों पर विचार करना। पहला, वह पहले शासक थे जिन्होंने शिलालेख के माध्यम से अपने संदेश को सीधे लोगों तक ले जाने की कोशिश की। तो पहले तो याद रखना कि शिलालेख आपके अशोक से पहले भी मिले हैं, लेकिन ऐसे इंस्ट्रक्शन वाले नहीं मिले। जनता को जो इंस्ट्रक्शन शिलालेख के माध्यम से आपके दिए, रॉक एडिक्ट के माध्यम से आपके ये जो दिए, वो आपके सबसे पहले किसने दिए, अशोक ने दिए। अशोक ने दिए, बिल्कुल सही बात है। उनके शिलालेख प्राकृत में और ब्राह्मी लिपि, अधिकांश शिलालेख, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां केवल की जगह क्या लगा है, अधिकांश। उनके अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। इसका मतलब इसके 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। 1 and 2 बोथ आर आपके करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके कहता है निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर आपके सबसे पहले हम देखें क्या है कथन। बुद्ध के विपरीत महावीर ने यह महसूस किया कि केवल जो लोग अपने घरों को छोड़ देते हैं वे सच्चे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये कहते हैं, मतलब महावीर स्वामी कहते हैं जो घर छोड़ देते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। बुद्ध ऐसा नहीं कहते। तो फिर बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा? ठीक, ज्ञान की बात नहीं कर रहे, बड़े साधारण से, बुद्ध भी तो घर छोड़ के गए थे। तो इसका मतलब आपको नहीं भी पता बुद्ध फिलॉसफी, तो थोड़ा सा भी दिमाग आप लगाएंगे, घर तो दोनों ही छोड़ के निकल लिए थे। तो इसका मतलब बुद्ध भी यही कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो घर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब याद रखना कि बुद्ध और महावीर दोनों आपके कहते हैं कि आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो आपके क्या करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपके हो गया गलत। बुद्ध और महावीर दोनों ने अपने घरों को छोड़ने वालों के लिए संघ की स्थापना की, ये बिल्कुल सही बात है। संघ आपके उन्हीं लोगों के लिए बनाए गए थे जो अपने घर छोड़ के सिर्फ आपके ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। संघ आपके उसी के लिए बनाए गए थे जो घर छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पाणिनि। तो पाणिनि के बारे में तो सभी आप परिचित हैं। पाणिनि ने आपके संस्कृत ग्रामर की बुक अष्टाध्यायी ये आपके लिखी थी। तो सबसे पहले उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, तो बिल्कुल संस्कृत ग्रामर की आपकी बुक थी और इसमें छोटे फार्मूले में भाषा के नियम है, ये भी सही। इसका मतलब पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 9, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी आपके संस्कृत ग्रामर की एक बुक और इसमें आपके इन्होंने छोटे छोटे फॉर्मूलेज बनाए थे भाषा के नियम के, रूल ऑफ लैंग्वेज, भाषा के नियम के। ठीक है, तो इन्होंने रूल ऑफ लैंग्वेज के छोटे छोटे फॉर्मूले आपके बनाए थे। तो आपके पाणिनि में आपके आंसर 1 एंड आंसर 2, 1 एंड आंसर 2, ये दोनों ही आपके आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके आता है क्वेश्चन नंबर 10, कंबकार। क्वेश्चन नंबर 10, कंबकार। कंबकार बेसिकली आपके थे कौन, ये आप देखेंगे। ठीक है, तो कंबकार आपके लेटर वैदिक एरा का क्वेश्चन है। ये लेटर वैदिक एरा से रिलेटेड वर्ड है एनसीईआरटी में। कंबकार इसमें उन लोगों को कहा गया था आपके एग्रीकल्चर लेबर विदाउट लैंड, ऐसे आपके मजदूर जिनके पास आपके क्या नहीं था, ठीक, जमीन नहीं थी। कृषि मजदूर तो थे लेकिन जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें कहते थे हम
कंबकार, कंबकार। ठीक है, अब यहां नेक्स्ट आगे याद रखना, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अब हम आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मगध साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपके विचार करें। पहला, बिंबिसार और अजातशत्रु मगध साम्राज्य के थे, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 100%। बिंबिसार अजातशत्रु दोनों ही मगध साम्राज्य के आपके थे। ठीक है, शुरुआती आपके फाउंडर सही रहे मगध डायनेस्टी के। अलेक्जेंडर की सेना मगध सेना के बारे में पूर्व की ओर कूच करने से आपके डर गई। ठीक, अब यहां याद रखना, बेसिकली आपके जब अलेक्जेंडर की सेना आपके आई तो नॉर्थ वेस्ट पे आपके इसका जो युद्ध हुआ वो हुआ पोरस से। अलेक्जेंडर की सेना को ये लगा कि आपके जब पोरस इतना शक्तिशाली राजा है तो जो मगध साम्राज्य आपके भारत का शक्तिशाली सम्राट है, ठीक है, या शक्तिशाली साम्राज्य है, तो इसकी सेना कितनी पावरफुल होगी। तो यहां अलेक्जेंडर की सेना थकी हुई भी थी और उसका जो परसेप्शन था वो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन था किसके प्रति, आपके मगध की सेना के प्रति। इसी वजह से आपके अलेक्जेंडर की सेना ने आगे बढ़ने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इसको हम सही मानेंगे बिल्कुल। और ये सबसे महत्वपूर्ण जनपद था, तो बिना मगध के तो भारत एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस समय। इसका मतलब इसका 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर वी ये आपके सही है, 1, 2 एंड 3। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम आपकी बात करें तो भाग था, तो ये तो अभी बताया था हमने। भाग क्या है, टैक्स है। एक क्या था आपके, टैक्स कितना, 1/6 ऑफ फर्टिलिटी। ये भी एनसीईआरटी में आपके आंसर दिया है। ठीक है, लेटर वगैरह में आप देखेंगे भाग टैक्स है आपके 1/6। नेक्स्ट सीधा सीधा से क्वेश्चन पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता अभी आपको बताया था कैसी सभ्यता है, रिटर्न लिटरेचर है, पढ़ी नहीं जा सकी, प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आपके आद्य प्यासे, प्रोटो हिस्ट्री। सीधा सीधा आपके क्वेश्चन प्रोटो हिस्ट्री अभी देखा था हम लोगों ने। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किसका हो गया ये, प्रोटो हिस्ट्री का एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम आपकी बात करें तो सबसे पहले आपके पांडुलिपि, पांडुलिपि आपके मेनू स्क्रिप्ट, पांडुलिपि यानी कि आपके मनु स्क्रिप्ट, ये बेसिकली मेनू स्क्रिप्ट बोलते हैं इसे, ए नहीं ई। मेनू का मतलब होता है रिटन बाई हैंड, हाथ से लिखी हुई। तो ये पास्ट में हाथ से लिखी हुई पुस्तकें थी पांडुलिपि, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू यानी कि जिसका अर्थ हास्य से निकलता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पांडुलिपि ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज, ठीक, ये एक आपके वृक्ष बोलते हैं इसे, ये आपके पेड़ होता है, इसकी छाल यानी बार्क से आपके तैयार होता है पांडुलिपि का कागज। छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र, भोजपत्र पर लिखी जाती है। इसका मतलब आपके क्या है, सी ऑप्शन भी ये सही है, ए बी सी तीनों आपके सही है। अब डी ऑप्शन इसमें है कि पांडुलिपियां केवल मंदिर और बिहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में आपके लिखी गई हैं। अब यहां थोड़ा सा क्वेश्चन आपके गड़बड़ ये हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन आपके क्या हो गया, ये गड़बड़ ये हो गया। ठीक है, पहला तो आपके ये कि ये जो आपके पांडुलिपियां ये मंदिर बिहारों के अलावा अन्य जगह भी मिली है। ठीक है, दूसरा आपकी ये पांडुलिपियां सिर्फ संस्कृत में नहीं है, संस्कृत के अलावा ये तमिल और अन्य एंशिएंट लैंग्वेज में भी आपके मिली है, कुछ प्राकृतिक भाषाओं में भी मिली है। तो इसका मतलब ये जो आपके क्वेश्चन नंबर आप 14 देख रहे हो, इसमें एबीसी तो सही था, बस ये मामला गड़बड़ है, ये आंसर गड़बड़ है। इसका मतलब इसमें हम आए तो क्या देखा हमने, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में सही नहीं है, ये पूछा है तो सही नहीं है, तो सीधा सीधा आपके इसका आंसर क्या हो गया, डी। डी गलत है, बाकी का ए बी सी ये तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों आपके क्या हैं, सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं हम इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपके 15 कहता है, क्या कहता है इसको समझ लें। अभिलेख के संदर्भ में, ठीक है, इंस्क्रिप्शन
इन विद रेफरेंस टू द इंस्क्रिप्शन, अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिलेख क्या है? ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये आया कि ये जो अभिलेख होते हैं क्या वास्तव में सिर्फ पत्थर के ऊपर होते हैं? ठीक, अभिलेख आपके हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं। तो हार्ड सरफेस पत्थरों की क्यों हो सकती है? ये तो मेटल भी हो सकती है, कोई धातु भी हो सकती है, राइट? तो इसका मतलब सिर्फ पत्थर नहीं, हार्ड सरफेस तो मेटल भी हो सकती है, और मेटल के ऊपर भी आपके कई अभिलेख मिले हैं। तो इसका मतलब अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर लिखे जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं, सरासर गलत है। ये हार्ड सरफेस पर लिखे जाते हैं। ये स्टोन भी हो सकती है हार्ड सरफेस, और ये मेटल भी हो सकती है। दूसरा, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे लोग उन्हें देख व पढ़ सके और उनका पालन कर सके। ये बिल्कुल सही है। एक गलत, दो सही। क्वेश्चन नंबर 15 ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 15 ओनली 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ओनली 2 आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का ओनली 2 आंसर हुआ है। ठीक, तो अभिलेख आपके क्या है? ये स्टोन और मेटल दोनों के ऊपर लिखे जाते हैं, हार्ड सरफेस के ऊपर। ठीक, शासक और अन्य लोग भी आपके इसको लिखवा सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी पे ही आपके आंसर मिल जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये शायद रिपीटेड है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना क्योंकि अभी भी आया था। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख यूनानी और अरमाइक, अभी भी हमने डिस्कस किया था। ठीक, इंडस वैली के आपके जितने भी बेस्ट के आपके अभिलेख हैं यूनानी और अरमाइक आपके लिपि में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? यूनानी और अरमाइक लिपि। क्वेश्चन नंबर 16 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 आपके क्या कह रहा है ये समझना। क्वेश्चन नंबर 17 आपके कह रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट लिखी जाती है। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सही बात है, बिफोर क्राइस्ट ही लिखी जाती है। सही है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से आपके की जाती है। ये भी सही है आप। तो फिर अब दिक्कत क्या है इसमें? नीचे लिखे गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है। और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ए ईसा मसीह के जन्म से पहले बिफोर क्राइस्ट, और समय की गणना आपकी कब की जाती है? ईसा मसीह के जन्म से। ये भी सही है। और ए का सही स्पष्टीकरण आपके ये आर कर रहा है। इसका मतलब ए भी सही है, इसका आर भी सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी क्या है? बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे अब हम आ जाएं। निम्नलिखित को आपके सुमेलित करें। अब सुमेलित करना किससे है? ये चारों देख लें यहां। क्वेश्चन नंबर 18 आपके कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करें। कोटकजी, धौलावीरा, कालीबंगा और बनावली। कोटकजी, धौलावीरा, कालीबंगा और बनावली। तो ये तो आप खुद ही लिख लो। ठीक है। तो सबसे पहले कोटक जी, कोटक जी। तो कोटक जी ये आपके कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहां है आपके? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। धौलावीरा कहां है? गुजरात में। कालीबंगा, ब्लैक बंगाल, राजस्थान। बनावली, हरियाणा। अब आप मिला लो खुद ही। ठीक, कौन सा ऑप्शन आपके मिल रहा है? कोटक जी सिंध में, सिंध है कहीं? बिल्कुल है। धौलावीरा गुजरात में, ये भी है। ठीक, इसके बाद में कालीबंगा राजस्थान में, राजस्थान दिया है, बिल्कुल दिया है। बनावली हरियाणा में, हरियाणा दिया है, बिल्कुल दिया है। चारों दिए। मिला लो, अब आप मैच कर लो। ठीक है, तो इसका आपके ऑप्शन आपके होगा, क्या होगा? सी ऑप्शन। तो ये आपके कौन सा ऑप्शन है? मिला लो। अभी आप खुद मिला लोगे, इसे आप मिला लेना। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ABCD अब आप खुद मैच कर लेना। अब आते हैं हम आगे।
आ गए फिर हम द्वारा फिर उसी घटना पे। सिक्के, कॉइन, कॉइन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा है देखते हैं। क्वेश्चन आपके पूछा गया 19 नंबर, कॉइन। कॉइन आपके पुरातात्विक जानकारी के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। निम्नलिखित तरीकों से प्राचीन भारत के संदर्भ में सूचनाएं प्रदान करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले आपके आए राजाओं के जीवन के तरीके और अतीत के प्रशासन को सिक्कों के माध्यम से जाना जाता है। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कॉइन में राजाओं के जीवन के तरीके कैसे, कुछ कॉइन में आप देखो कोई राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, किसी कॉइन में राजा वायलिन बजा रहा है, किसी कॉइन में राजा शिकार कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, किसी कॉइन में युद्ध के अस्त्र पहने, तो इसका मतलब ये राजाओं का आपके क्या होगा, इनका व्यक्तिगत जीवन। वायलिन बजा रहा है मतलब संगीत प्रेमी होंगे, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है मतलब धार्मिक प्रेमी होगा। ठीक है, ये हुआ। तो इस तरह से हम राजाओं के जीवन और प्रशासन को सिक्कों के माध्यम से जान सकते हैं, बिल्कुल सही है, जान सकते हैं। अतीत की अर्थव्यवस्था के बारे में सूचना बिल्कुल कर सकते हो, कॉइन से ही तो अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलेगा। राजा के साम्राज्य की सीमा ये भी कर सकते हो, क्योंकि किसी राजा का जो कॉइन होगा वो उसके एम्पायर तक ही चलेगा। व्यापार नीतियों मार्गों पर प्रकाश, बिल्कुल। विशेष काल की कला और धर्म के बारे में पता चलता है, ये भी बिल्कुल पता चलता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 19 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपके, ठीक, इसका आंसर ये पांचों इसके सही है। ये आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक, ये इससे आपके दिया गया है ये क्वेश्चन, ये देख लेना। जितने भी क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ना, सब एनसीईआरटी की हेडिंग से डायरेक्ट उठाए हुए हैं, ये ध्यान रखना। आप कितने सही होंगे आपके, ये आप लोग जानो। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक और संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं? तुरंत जहां क्वेश्चन आ जाए आपके, मैन इज ए हंटर एंड फूड कलेक्टर, ठीक है, यानी कि आखेटक का मतलब हंटर और खाद्य संग्राहक मतलब फूड कलेक्टर, ये वर्ड दिमाग में आते ही सीधा पहुंच जाओ पैलियोलिथिक। निम्न में से कौन सी साइट है जो पैलियोलिथिक फेज से संबंधित है, वहां दिमाग लगा देना है। तो होस्गी, चिराद और कुरनूल, ये तीनों साइट है नियोलिथिक नवपाषाण, नवपाषाण। इसका मतलब आपके ये हुआ कि नवपाषाण का मनुष्य आपके न तो शिकारी और खाद्य संग्राहक नहीं था, वो उत्पादक मनुष्य था, वो खाद्य उत्पादन करता था। बची आपके क्या, भीमबेटका। ये है पैलियोलिथिक साइट, पैलियोलिथिक पुरा पाषाण की आपके साइट। ये आंसर सही आपके क्या होगा, सॉरी भीमबेटका नहीं, चिरांद, सॉरी, ये भीमबेटका नहीं, एक दो और ये तीन, भीमबेटका। यहां जो आपकी साइट है ये प्रॉपर चिरांद बिहार, प्रॉपर ये जो आपके चिरांद बिहार, चिरांद वाली आपकी जो साइट है ये है पूरी तरह से आपके पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, ठीक है। बाकी की आपके भीमबेटका, इसमें न्यूलिथिक के प्रमाण मिले हैं। होस्गी कर्नाटक, इसमें भी न्यूलिथिक के प्रमाण मिले हैं। और कुरनूल, इसमें भी न्यूलिथिक के प्रमाण मिले हैं। तो इसका मतलब आपकी क्या है, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। आखेटक संग्राहक होने के आपके प्रमाण मिले हैं। आखेटक और संग्राहक यानी कि आपके पैलियोलिथिक होने के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें हमें सॉरी नियोलिथिक नहीं खोजना है, हमें पैलियोलिथिक साइट इसमें खोजना है। तो पैलियोलिथिक साइट की अगर हम आपकी बात करें, ठीक है, तो पैलियोलिथिक साइट आपकी कौन कौन सी, ये भीमबेटका ये पैलियोलिथिक है, दूसरा होस्गी ये पैलियोलिथिक है, और कुरनूल ये आंसर इसका होगा 1 2 4। चिरांद है आपकी नियोलिथिक साइट, चिरांद है आपकी नियोलिथिक। भीमबेटका, होस्गी और कुरनूल, यानी कि इसमें जो हमें क्वेश्चन बताना है ये पैलियोलिथिक फेज बताना है, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक यानी कि आपके पुरा पाषाण, पुरा पाषाण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा डी, 1 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपके होगा डी, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपके क्या होगा, डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, ठीक। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आगे आते हैं।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा नव पाषाणिक स्थल है। अब इसमें आपके नव पाषाणिक का मतलब नियोलिथिक साइट पूछी गई है, नियोलिथिक। तो नियोलिथिक साइट की बात करें, मैहरगढ़ पाकिस्तान, महागढ़ यूपी, कोल्डी हवा यूपी, ये दोनों बेलन घाटी में उत्तर प्रदेश में, बेलन घाटी, बेलन घाटी, दार्जिलिंग घाटी आसाम, ये चारों की चारों साइट है आपके नियोलिथिक। चारों की चारों साइट कौन सी है, नियोलिथिक। इसका मतलब 1 2 3 4, 21वें का आंसर आपके 1 2 3 4, ये चारों साइट आपकी नियोलिथिक है। चारों की चारों साइट आपके क्या है, नियोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की अब हम आपकी बात करें तो 22 में याद रखना, क्वेश्चन नंबर 22 आपके कहता है कि पुरा पाषाण कालीन, पुरा पाषाण कालीन, ठीक है, पैलियोलिथिक फेज औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन औजारों को उद्योग स्थल यानी कि फैक्ट्री साइट पर बनाया जाता था, तो बिल्कुल सही बात है आपकी। जहां आपके स्टोन एज फेज के आपके जो औजार यानी आर्म्स बनते थे उन्हें कहते थे हम फैक्ट्री साइट। ठीक है, अब ये जो आपके औजार हैं इनको दबाव शल्य तकनीक यानी कि आपके प्रेशर फ्लैकिंग, मतलब प्रेशर डाल के आपके क्या करना, प्रेशर डाल के फ्लैट, फ्लैट यानी कि उसके अंदर क्या करना, उनको नुकीला बनाना, प्रेशर फ्लैट तकनीक से आपके बनाए जाते थे। ठीक है, प्रेशर फ्लैट तकनीक। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां याद रखना कि ये जो आपके दो तकनीकी आपकी इसकी होती है, कितनी तकनीकी आपकी होती है, दो तकनीकी। अब दो तकनीकी आपके कौन सी है, पहली तकनीकी आपकी स्टोन टू स्टोन, मतलब एक पत्थर के ऊपर आप रख के उसे पत्थर या हथौड़े से तोड़ के आप औजार बनाओ, या प्रेशर फ्लैक यानी आपके दबाव से उसे रेत कर या काट कर, ठीक है, क्या करें उसे हम क्या करें, नुकीला आपके बनाए। तो इसमें आपकी क्या है, ये दोनों ही आपके सही है, इसमें आपके 1 एंड 2। तो आपके जो स्टोन आपके जो बनते थे इसमें प्रेशर फ्लैकिंग और स्टोन ऑन स्टोन दोनों से ही आपके बनते थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर आपके 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके ये कहा है कि निम्न में से राख के साक्ष्य आपके कहां मिले। तो राख कहां मिलेगी, जहां आग जली होगी। ठीक, राख के साक्ष्य आपके कहां मिले हैं, जहां आग जली होगी। ये साक्ष्य आपके मिले थे कहां से, कुरनूल, कुरनूल। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसके बाद में अगला पूछा है मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों पर हम आपकी क्या करें, चर्चा करें। तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को जरा डिटेल में समझना। क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पूछा गया है कि मध्य पाषाण यानी कि मीजोलिथिक, मीजोलिथिक फेज में क्लाइमेट चेंज की बात की गई है। बिल्कुल क्लाइमेट चेंज हुआ था, इन बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित हुए। बिल्कुल सही है आपके ये। इसी काल में मछली भोजन का एक रूप से उगने लगे थे। बिल्कुल सही है। रिवर्स ने प्लेन बनाए, प्लेन से आपके ये उगने लगे आपके अनाज। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तीनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 24 का 1 2 3, 1 2 3, इसके आपके तीनों सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर आपके किस पे आते हैं, अब 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके कहता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का आरंभिक काल जो प्री हिस्ट्री का आपके काल है, ठीक है, सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। तो प्री हिस्ट्री तो आपको पता ही है, कौन कौन से अभी 3 भागों में आपको बताया था। पैलियोलिथिक, बिल्कुल सही है, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, मीडोलिथिक, ये भी सही है, मीडोलिथिक, नवपाषाण नियोलिथिक, ये भी सही है, नियोलिथिक। इसमें से पूछा गया कौन सा उन तीनों में नहीं आता, 1 2 3, ये सही है, ये नहीं आता महापाषाण। महापाषाण बेसिकली आपके ये साउथ इंडिया में आपके वह फेज है जहां आपके बड़े बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स ये व्यक्ति की समाधि के ऊपर रखे जाते थे। यानी कि जो आपके क्रेमिनेशन यानी कि दाह संस्कार बोलते हैं, इसे अंतिम संस्कार बोलते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े शिलालेख रखने की परंपरा थी आपके इस महापाषाण फेज में, मेगालिथिक, मेगालिथिक। ठीक है, तो इसमें पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक ये तीनों सही है। महापाषाण काल, महापाषाण यानी कि आपकी मेगालिथिक आपकी क्या है, ये गलत है।
महापाषाण आपकी क्या है, गलत है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे याद रखना, अब अगला आपके आया नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम आपकी बात करें तो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला, यानी कि स्टोन एज में आपकी केव पेंटिंग, स्टोन एज में आपकी पेंटिंग या केव पेंटिंग। तो पहले तो स्टोन एज का हम इसमें सब देख लें। भीमबेटका यही है आपकी एकमात्र प्लेस जो आपके किससे रिलेटेड है, स्टोन एज। ठीक है, बाघ और अजंता की गुफाएं अमरावती, ये तो इस फेज से रिलेटेड ही नहीं है। ये बाघ और अजंता ये तो मौर्य और गुप्त पे आपकी गुफाएं हो गई, और अमरावती शुंग और सातवाहन वंश से रिलेटेड है। स्टोन एज से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ भीमबेटका है, तो यहाँ आंसर ही भीमबेटका आपके होगा, भीमबेटका सिर्फ आंसर होगा। ठीक है, तो भीमबेटका में जो आपके केव पेंटिंग है ये आपके रिलेटेड है स्टोन एज से। अजंता और बाघ ये मौर्य और आपके गुप्त काल से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके बाद में आपके अमरावती आपके बेसिकली ये तो स्तूप के लिए फेमस है, शुंग कालीन या सातवाहन कालीन, शुंग कालीन या सातवाहन कालीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहां याद रखना, क्वेश्चंस का लेवल आपके इस तरह से रखने की कोशिश की गई इस टेस्ट में कि आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की या यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वहां क्वेश्चंस का लेवल आपके बिल्कुल ऐसा ही होता है, और ऐसे ही आपके माइनर क्वेश्चंस आपके ऑप्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के हैं, सब एनसीईआरटी से ही आपके एक एक पॉइंट निकाला गया है। ठीक, बस इसको आपके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके बनाया गया, लेकिन है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, सब कुछ एनसीईआरटी से ही है। बस इसलिए आपको इसका उद्देश्य है कि आपको इस तरह से ट्रेंड कर दिया जाए आपके, जिससे कि आईएएस जैसे एग्जाम्स में भी जब आप बैठे, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस से कोई डील करना सीख चुके हो, जिससे कि वहां एग्जाम हॉल में डील करने में आपको कोई समस्या ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके कहता है ये मैच मेकिंग हमें करनी है, क्या करना है, इसको मिलाना है आपके, कौन सा आपके कब है, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 देख लो जरा कहां क्या मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 27 पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और महापाषाण, देख लो जरा। ठीक, तो पैलियोलिथिक, पुरा पाषाण, तो पुरा पाषाण की अगर हम आपकी बात करें तो पुरा पाषाण आपके सबसे पुराना फेज कौन सा है, सबसे पुराना जो दिख रहा है, सबसे पुराना तो एक ही दिख रहा है, ये, इसको पुरा पाषाण कर दो। ठीक है, अब मध्य पाषाण आपके क्या है, पुरा पाषाण से आपके पुराना है। ठीक, तो आपके इसके पीछे ही जो फेज स्टार्ट हो रहा है उसे मध्य पाषाण कर दो 10,000। ठीक है, उत्तर पाषाण इसको आप इधर ले जाओ, अब बचा महापाषाण, तो इसे आप इधर ले जाओ, तो आंसर क्या हुआ, ए का 2 कहां है, तीनों में ही है, बी का 3 लो, अब ये आंसर ए यही मिल गया, सी का 4 और डी का 1, ये है आपके इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला आंसर क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना क्या है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उपयुक्त में से किस काल के औजारों को माइक्रोलिथिक, अभी बताया था आपके, ठीक, पैलियोलिथिक में बड़े पत्थर चाहिए थे, बड़े जानवर थे, और मीसोलिथिक में छोटे जानवर आ गए तो उनके लिए छोटे पत्थर या छोटे औजार चाहिए थे। तो आपके जो मिलते हैं ये, इसका आंसर आपके क्या होगा, इसका आंसर होगा माइक्रोलिथिक टूल, इसमें पूछा गया है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, माइक्रोलिथिक टूल से यहां मिले थे, तो माइक्रोलिथिक अभी आपको डिस्क्रिप्शन बता रहे थे उसमें बताया था मध्य पाषाण में माइक्रोलिथिक टूल्स का डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि इस समय के जानवर छोटे थे, दूर से फेंकने वाले छोटे छोटे टूल्स चाहिए थे। ठीक, तो 28वें का आपकी कौन सा है, ओनली टू। अब आते हैं होस्की, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके क्या कहता है, होस्गी। होस्गी आपके क्वेश्चन है कि होस्गी कर्नाटक में आपके जो स्थित है, पुरा पाषाण काल के कई साक्ष्य प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है,
यहां आपके ज्यादातर औजार बलुआ पत्थर, अब ये आपके ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बलुआ पत्थर नहीं, यहां आपके ज्यादातर जो औजार मिले हैं वो लाइमस्टोन चूना पत्थर से मिले हैं, लाइमस्टोन चूना पत्थर से। हुसगी से आपके ज्यादातर औजार जो आपके मिले हैं वो लाइमस्टोन यानी कि आपके किससे मिले हैं, चूना पत्थर से, ठीक है। इसका मतलब आपके कौन सा गलत है, सेकंड नंबर का ये गलत हो गया, ओनली वन, ये है इसका आपके आंसर, ओनली वन, ओनली वन। अब क्वेश्चन नंबर आप आते हैं 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में अब हम आगे देखें क्या क्या इसमें आपके दिया गया है। भारत में शुतुरमुर्ग के संदर्भ में आपके, ठीक है, शुतुरमुर्ग के आपके जो प्रमाण हैं, शुतुरमुर्ग के आपके प्रमाण, ठीक, नवपाषाण युग से प्राप्त हुए, नवपाषाण युग से, नियोलिथिक से प्राप्त हुए, गलत है। शुतुरमुर्ग के प्रमाण भारत में पैलियोलिथिक से प्राप्त हुए, किससे प्राप्त हुए, पैलियोलिथिक, ये तो गलत हो गया। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले। अब ये पटने से मिले तो हैं, लेकिन पटने स्थित है महाराष्ट्र में, नॉट आंध्र प्रदेश में, तो ये भी गलत हो गया। पटने कहां स्थित है, महाराष्ट्र में, इसमें क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश। प्रागैतिहासिक काल में आपके, अब देखो यहाँ ऊपर नवपाषाण लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, पैलियोलिथिक फेज में, पैलियोलिथिक फेज में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और मनके बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, सही है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब शुतुरमुर्ग के प्रमाण पैलियोलिथिक में मिले हैं, मिले कहां से, पटने महाराष्ट्र से, ना कि आंध्र प्रदेश से। शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं इसके छिलके पर आपके पिक्चरिंग यानी चित्रकारी हुई है और इससे मनके, इसके प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल सही है, ठीक। तो इसमें आपके सही क्या है, ओनली 3, ओनली 3, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का ओनली 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को आपके पालतू बनाया गया था, किसको बनाया गया था, आपके कुत्ता, ठीक, कुत्ते जैसे आपके इसके पूर्वजों को सबसे पहले आपके पालतू बनाया गया, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपके क्या कहता है, पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक होने के साक्ष्य, तो शुरुआती कृषक और पशुपालन होने के साक्ष्यों की अगर हम आपके बात करें, कृषक और पशुपालक, स्वाभाविक सी बात है, ये बात की गई है किसकी, नियोलिथिक, नियोलिथिक फेज के आपके जो साइट्स हैं, ठीक, नियोलिथिक फेज के आपके जो साइट्स हैं, ठीक, उसी के बारे में आपके क्या किया गया है, पूछा गया है। तो देख ला जरा, पय्यमपल्ली तमिलनाडु नियोलिथिक, ठीक है, पय्यमपल्ली आपके तमिलनाडु, हल्लूर कर्नाटक, महागढ़ यूपी, गुफरकाल और बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, 1 2 3 4 5, ये पांचों की पांचों साइड नियोलिथिक की है, ये आंसर पांचों सही है, 1 2 3 4 5, ठीक, क्योंकि नियोलिथिक की साइट हमें ढूंढनी है, कृषक और पशुपालक नियोलिथिक पे आपके मिलेंगे, तो नियोलिथिक की आपकी पांचों साइट है, पांचों आपके बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे, क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट 33, ये लो 33 भी ऐसा ही आ रहा है, मिलता जुलता बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 33 आपके क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 आपके कहता है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं है, कृषि और पशुपालन से संबंध नहीं रखता, तो इसका मतलब इसमें रिवर्स मार दो, कृषि और पशुपालन से संबंध नहीं है, तो इसमें वो साइट ढूंढ ली है जो नियोलिथिक की ना हो, वो साइट ढूंढ ली है जो नियोलिथिक की ना हो। तो मैहरगढ़, कोल्डिहावा, चिरांद, दार्जिलिंग, हेडिंग, ये चारों साइट है किसकी, नियोलिथिक की, नियोलिथिक। कुरनूल आपकी साइट है पैलियोलिथिक की, पैलियोलिथिक, ये तो सीधा सीधा आंसर निकल आया, कुरनूल एकमात्र पैलियोलिथिक की साइट है, तो इसका आंसर होगा 1। मैहरगढ़, कोल्डिहावा, चिरांद और दार्जिलिंग, हेडिंग, ये नियोलिथिक की साइट है, तो यहाँ कृषि भी होगी और पशुपालन भी होगा, ठीक, बड़ा साधारण सा आंसर है आपके यहाँ, ठीक है। पैलियोलिथिक में कृषि पशुपालन नहीं है, नियोलिथिक में कृषि और पशुपालन है, नियोलिथिक में कृषि और पशुपालन आपके है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपके है सीधा सीधा मैच मेकिंग,
सीधा सीधा मैच मेकिंग। तो मैच मेकिंग तो आप कहीं से कर सकते हो। मैहरगढ़ पाकिस्तान, ठीक है। चिरांद बिहार, गुफरकाल कश्मीर, ठीक है। तो बचा क्या, ओल्डी आवा उत्तर प्रदेश, ठीक है। आंसर आप मिला लो। मैहरगढ़ पाकिस्तान, एक का तीसरा, एक का तीसरा, ये तो मिल ही आ रहा है। ये तो आप सीधा एलिमिनेशन मेथड लगा दो बाकी की, ये अपने आप सही हो जाएगा, ठीक। बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, ये सीधा सीधा आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित युग्मों पर आप विचार करें। महागढ़ उत्तर प्रदेश, बुर्ज-होम कश्मीर, हल्लूर आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली तेलंगाना, उपयुक्त पुरा स्थलों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। बड़ा आसान सा है। तो महागढ़ उत्तर प्रदेश अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश सही है। बुर्ज-होम कश्मीर ये भी बिल्कुल सही है। हल्लूर कहाँ है, कर्नाटक। और पय्यमपल्ली आपके कहाँ बताया था अभी, तमिलनाडु। इसका मतलब 3 और 4 ये सही नहीं है, 3 और 4 सही नहीं है। कौन से युग्म सही नहीं है, सही और नहीं है 3 और 4, 1 और 2 सही है, 3 और 4 सही नहीं है। बिल्कुल आसान सा है क्वेश्चन, सिर्फ आपके स्टेट पूछे गए। क्या पूछे गए, सिर्फ स्टेट। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर आपके 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में अब जो आपको याद रखना है वो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपके क्या कहते हैं, पुरा स्थल झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज-होम जो आपके कश्मीर में है, बुर्ज-होम में याद रखना है गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। गर्तावास मतलब जहां गड्ढे के अंदर घर मिलते हैं। बुर्ज-होम में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं, ये बिल्कुल आपके क्या है, सही है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब समय और मौसम के अनुसार आपके यहाँ के लोग खाना आपके क्या करते थे, झोपड़ी के अंदर और बाहर बनाते थे, ठीक है। इसका मतलब आपके इसमें बुर्ज-होम से रिलेटेड ये दोनों बातें क्या है, सही है। बुर्ज-होम याद रखना है, यहाँ से सबसे पहले पोस्ट होल यानी कि गर्तावास के आपके क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। गार्बेट्स भी बोलते हैं इसे। गार्बेट्स मतलब गड्ढों के अंदर रहना। जानवरों से बचने के लिए मनुष्य कहाँ रहता था, गड्ढों के अंदर आपके रहता था, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 में आपके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को अब आप समझना क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपके ये कहता है कि नव पाषाण यानी कि नियोलिथिक के फेज में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला आपके पुरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। पूर्णतः बंद कहां हुआ था, चल तो बिल्कुल रहा था, ये सही नहीं है। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है, सही है। इस युग में वनस्पति अन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग होने लगा था, बिल्कुल सही है। मिट्टी के बर्तनों पर पेंटिंग, ये भी सही है। इसका मतलब बी सी डी ये सही है। इसमें ए इसका मतलब पुरा पाषाणिक काल के जो औजार थे इसमें निर्माण पूर्णतः बंद नहीं हुआ था, अभी भी नियोलिथिक फेज में उनका उपयोग या उनका औजारों का उत्पादन होता था, ठीक है। तो इसका मतलब आपके 37वें में ए गलत है। अब नेक्स्ट, अब अगला आपके क्वेश्चन है 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपके क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, नव पाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, बिल्कुल सही बात है, तो बुनने लगे थे, ठीक। नव पाषाण काल में कपास उगाया जाने लगा था, इसलिए ही कपड़े बुनने लगे थे। इसका मतलब ए इसका सही है और आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण भी आपके कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 का ए, क्वेश्चन नंबर 38 का आपके ए और आर दोनों आपके सही हैं और ए आर का आपके क्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। मैहरगढ़ किस दर्रे के निकट आपके स्थित है, मैहरगढ़ किस दर्रे के आपके निकट स्थित है, ठीक। तो किरथर रेंज, बोलन दर्रा, किरथर रेंज है आपके पाकिस्तान में। किरथर रेंज में आपके बोलन दर्रे में आपके एक मैदानी क्षेत्र है मैहरगढ़, ठीक, मैहरगढ़। इसके बाद में नेक्स्ट 39 के बाद 40, सही सुमेलित विकल्प चुनिए। तो जेंटू लॉ
अ कोड ऑफ जेंटू लॉ, महाभारत, महाभारत नहीं, ये बेसिकली आपके किसका आपके अनुवाद था इंग्लिश, मनुस्मृति, मनुस्मृति का आपके अनुवाद था। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम का आपके इंग्लिश वर्जन विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स सही है, अभिज्ञान शाकुंतलम विलियम जोन्स सही है, भगवत गीता विल्किंस ये भी सही है, 2, 3, 4 ये सही है, ये गलत है इसमें। जेंटू लॉज ये मनुस्मृति का आपके इंग्लिश वर्जन था, मनुस्मृति का, ये तीनों आपके सही है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 40 सी, क्वेश्चन नंबर 40 का आपके क्या होगा, सी आंसर, क्वेश्चन नंबर 40 का सी। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपके कह रहा है कृषि कब शुरू हुई, तो कृषि आप लगा लो, कब शुरू हुई, 2000 ये चल रहा है, ठीक है, 5000 के आसपास आपके चैल्गोलिथिक कल्चर शुरू हुआ, इससे न्यूलिथिक में आप चले जाओ और इससे पहले, ठीक है, तो 6000 और 2000 लगभग 8000 साल पहले। न्यूलिथिक का आपके टाइम क्या है, लगभग 8000 साल पहले, 8000 साल पहले आज से आपकी कृषि शुरू हुई, 8000 साल, इससे भी पहले। ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई, ऋग्वेद में सोचना ही नहीं है, इंडस किस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र से आपके रिलेटेड है, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 42 बी, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। लोगों या समुदाय को समग्र रूप से वर्णित करने के लिए अगर हम आपके देखें तो किन शब्दों का उपयोग किया गया, आर्य और दास, जन और बेस, ये तो बड़ा आसान सा है। आर्य आपके कौन थे, जिन्होंने शासन किया था वैदिक युग में, दास कौन थे, जो आर्य नहीं थे उनको दास कहते थे, ठीक है, तो ये तो आपके वर्णित नहीं थे, तो शासक और दास वर्ग है। जन और बेस, ये है आपके बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, जन और बेस। समग्र रूप से आपके इसका इस्तेमाल किया गया 43 का ए, 43 का ए। अब ये बड़ा साधारण सा क्वेश्चन, बर्च की छाल कहां पाई जाती है, अभी बताया था आपके, ठंडे प्रदेश, ठंडे प्रदेश तो इसमें एक ही है, कश्मीर। बर्च की छाल कहां मिलती है, ठंडे प्रदेश। ऋग्वेद किस छाल पर लिखा गया था, तुलसी, सिनकोना, नीम तो होगा नहीं, ऊपर वाला आंसर बर्च की छाल, 45 का डी, 45 का डी, बिर्च, बिर्च आपके कश्मीर, ठंडे प्रदेश में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद कब आपके लिखा गया था, ऋग्वेद आपके कब लिखा गया था, तो 2000 ये हो गए, 1500 साल पहले ले जाओ तो 3500 साल पहले, 2000 1500 बीसी में लिखा गया था ना, तो लगभग 3500 साल पहले लिखा गया था, बिल्कुल सही। ऋग्वेद, अब ऋग्वेद में हम आगे आते हैं, किन दो नदियों का अध्ययन किया गया, तो देख लो आपके ऋग्वेद आपके नॉर्थ वेस्ट, इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड था, सॉरी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड था, तो सिंधु और उसकी आपकी सहायक नदियां इसमें से कौन सी दिख रही हैं, ये हटा दो, सिंधु और सहायक नदियों में ये भी नहीं है, सरस्वती अब आ गई लेकिन ब्रह्मपुत्र नहीं है, ये भी हटा दो, ये व्यास और सतलज, ये दोनों सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं। तो किन नदियों का आपके अध्ययन होगा इसमें, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का आपके अध्ययन किया गया है, तो व्यास और सतलज। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र की स्टडी नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। 47 भी आपके वही है, अच्छा 47 तो है ही ऊपर। 48 ईरानी और ग्रीक, ईरानी ग्रीक क्या, भारत में तो जितने भी अटैक आपके हुए सब कहां से हुए हैं, उत्तर पश्चिम। ईरानी और ग्रीक आपके कहां से आए थे, तो इसमें आपको क्या लिखना है, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, इसी बाउंड्री से सारे अटैक हुए इंडिया में, उत्तर पश्चिम, ये सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग के पुरातात्विक स्रोतों के संदर्भ में, वैदिक युग के पुरातात्विक युगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की खुदाई की गई जो वैदिक युग में लोगों के जीवन में एक अंतर्दृष्टि देते हैं, सही है, सही है। हस्तिनापुर और अतरंची खेड़ा में चित्रित ग्रे वेयर की खुदाई की गई, ये भी सही है। गंगा घाटी में कई स्थानों पर ब्लैक और रेड वेयर पाए गए, 1 2 3 तीनों सही है आपके ऊपर के, 1 2 3 ये तीनों ही आपके क्या है, सही है। तो इसमें याद रखना क्वेश्चन नंबर 49 तीनों सही है आपके। और इसके बाद में नेक्स्ट अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50,
क्वेश्चन नंबर 50 कहता है ऋग्वेद के संदर्भ में सबसे पुराना वेद है, बिल्कुल है। 10 मंडल, 1028 ऋचाएं, बिल्कुल सही है। ये ऋचाएं देवता और देवताओं की प्रशंसा में, सही है। जैसे इंद्र वरुण अग्नि, बिल्कुल सही है। 1 2 3। तो ये आपके हुआ पूरा इससे रिलेटेड कंसेप्ट। तो ये आप लोगों ने अभी तक देखा जीएस एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो जीएस एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज में आपके डिस्कशन, ठीक। तो अब यहां इस टेस्ट के बारे में हम आपको बता दें, ठीक। ये टेस्ट सीरीज आपकी 1 नवंबर से आपके स्टार्ट हुई है। स्टार्ट आपके कब से हुई है? स्टार्ट आपकी ये हुई है 1 नवंबर, ठीक है। एक टेस्ट आपके इसका हो गया है। इस पूरी टेस्ट सीरीज में आपके 99 टेस्ट होंगे और आपके आज रात तक जो इसकी फी है वो है आपके 99 रुपीज। 99 टेस्ट। इन सारे टेस्टों का आपके होगा लाइव डिस्कशन, जैसे आपकी आज हुआ है। लाइव डिस्कशन जैसे आज हुआ है। 99 रुपए फीस सिर्फ आज है, कल से हो जाएगी 199 रुपए, ठीक है। इसके बाद में आप याद रखना सारे के सारे ये जो टेस्ट है 6 से लेके 12th एनसीईआरटी बुक से आपके निर्मित है। किन किन एग्जाम के लिए यूजफुल है? यूजफुल अगर हम इन आपके टेस्ट को देखें तो आपके आईएएस प्रीलिम्स, आईएएस के साथ साथ आपके स्टेट पीसीएस में भी बराबर काम करेंगे। जुडिशरी जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आपके काम करेंगे। सीडीएस और सीएपीएफ जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं तो यहां भी आप पे एक टेस्ट सीरीज काम करेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। ज्वाइन करने के लिए आपके हाउ टू ज्वाइन, इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको करना क्या है? आप प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाके रविंद्रास 24x7 लर्निंग ऐप इसे क्या करो? डाउनलोड करो। डाउनलोड करके आप लॉगिन करो। लॉगिन करके आप जाना किस कॉलम में? एग्जाम पे वाले कॉलम में आप जाना टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको यहां दिख जाएगा एनसीईआरटी। यहां जाके आप क्लिक करना है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां से आप क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो, बाय, ठीक। और कोई आपको डाउट हो तो आप ऑफिस के नंबर पे आप डायरेक्ट 995331 ये ऑफिस के नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके आप इस टेस्ट सीरीज के बारे में आप अगर डाउट को आपके क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। तो ये है आपके जीएस एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज से आपके रिलेटेड कंप्लीट जानकारी, ठीक है। बाकी का थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले डिस्कशन।